2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में सीट बंटवारे को लेकर तनाव है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी से सीट बंटवारे पर कहा नुकसान होगा। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी धीरे धीरे बढ़ने लग गई है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन और अब 27 के चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद का बयान, इससे साफ होता है कि यूपी में कांग्रेस कुछ अलग प्लानिंग कर रखी है। दरअसल कांग्रेस सांसद इमरान मसूद एक बार फिर से 2027 के चुनाव को लेकर स्टैंड क्लियर करते दिखे हैं और कह रहे हैं कि हम भिखारी नहीं है जो समाजवादी पार्टी से सीटें मांगेंगे। तो हम मांग कब रहे हैं उनसे? हम भिखारी हैं क्या? हम नहीं मांग रहे हैं। कौन मांग रहा है उनसे भाई? किसने कह दिया कि हम 35 सीटें मांग रहे हैं, 50 सीटें मांग रहे हैं, 100 सीट मांग रहे हैं? हम कब मांग रहे हैं? हम भिखारी हैं। यही नहीं, इमरान मसूद बस यही नहीं रुके, बल्कि ये भी कह दिया कि समाजवादी पार्टी क्यों प्रेशर में आ रही है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इस बार चुनाव में दिखा देंगे। हम तो अपनी लड़ाई की बात कर रहे हैं, आप क्यों प्रेशर में आ रहे हैं भाई? आप मत आओ प्रेशर में। हम कब कह रहे हैं कि आप प्रेशर में आओ? हम तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। अब ये इसीलिए तो काम पे लगे हुए हैं ना, आपको दिखा देंगे हम। अब इसे छोड़ दीजिए बात को। उधर इमरान मसूद के बयान पर समाजवादी पार्टी ने भी जवाब दिया है। सपा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव ने तंज कसा है और कहा कि इमरान मसूद राजा हैं, उनकी लड़ाई बीजेपी से है, लेकिन ये तो 100 भी पार नहीं कर पाए हैं। इमरान मसूद के बयान से यूपी में सिर्फ कांग्रेस को नुकसान हुआ है। वो भिखारी नहीं है, वो राजा हैं, तो उनकी लड़ाई भाजपा से है और भाजपा सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठी है। वो कहाँ लड़ पाए, कहाँ जीत पाए? पूरे देश में क्या स्थिति रही? 100 भी नहीं पार कर पाए। उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का नुकसान होगा। ये पहली बार नहीं जब इमरान मसूद ने गठबंधन को लेकर बयान दिया है। इससे पहले भी इमरान मसूद समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर संकेत दे चुके हैं। अब एक बार फिर से ऐसे बयान से सियासी माहौल गर्म हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और 1200 बेटियों के सामूहिक विवाह के साक्षी बने सीएम योगी ने नव दंपतियों के बीच जाकर फूल बरसाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। योगी ने कहा कि बेटी की शादी के लिए माँ बाप चिंता ना करे, बेटियां अब सरकार की जिम्मेदारी है, उनका विवाह खुद सरकार कराएगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मंत्री महोदय का तालियों के साथ जोरदार गुंजायमान ध्वनि। गोरखपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 1200 जोड़ों की शादी हुई। सीएम योगी ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनके ऊपर फूल बरसाए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले मात्र 20,000 रुपए दिए जाते थे, वो भी चेहरा देखकर, लेकिन अब लड़की के अकाउंट में 60,000 रुपए भी जमा हो रहे हैं। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले समाज कल्याण विभाग के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति की कन्याओं की शादी में मात्र 20,000 रुपए की सहायता दी जाती थी और वह भी चेहरा देख करके दिया जाता था, सबको नहीं दिया जाता था। आप सोचिए 20,000 रुपए में क्या कोई करेगा? और वह भी राशि तब आती थी जब शादी ब्याह बीत चुके होते थे, सब कुछ हो चुका होता था। कभी कभी एक वर्ष तक नहीं मिलती थी, कभी मिलता ही नहीं था। इस दौरान अपने संबोधन में सीएम योगी ने अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को लेकर भी संदेश दिया। सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम से युवाओं को 5 लाख रुपए तक का लोन ब्याज मुक्त देंगे। भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाना है, तो अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में हमें सोचना होगा। पहले चरण में 5 लाख रुपए तक का लोन ब्याज मुक्त देंगे। ब्याज की राशि जितनी लगेगी सब सरकार देगी। सरकार चाहती है हर एक नागरिक के जीवन में परिवर्तन हो। याद रखना, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनानी है, तो ताकत बनाने के लिए अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में हमें सोचना होगा। सीएम सामूहिक विवाह योजना के तहत 1200 जोड़ों की शादी का रिकॉर्ड बना है। सीएम योगी ने पोस्ट के लिए कहा कि ये योजना पीएम मोदी के लोक कल्याण के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के अभियान का ही एक हिस्सा है। गोरखपुर दौरे के दौरान सीएम योगी ने जनता दरबार भी लगाया और लोगों की फरियाद सुनी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
नाबालिग से यौन शोषण मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह को राहत मिल गई है और पुलिस के क्लोजर रिपोर्ट को दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने मंजूर कर दिया है। ब्रजभूषण शरण सिंह अयोध्या पहुंचे और हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। इस दौरान कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को घेरा भी है। देखें। कभी पास आके वो इतना बता दें, कभी पास आके वो इतना बता दें, मिला है उन्हें क्या मुझे यूं सता के। ब्रजभूषण शरण सिंह जो लाइनें गुनगुना रहे हैं वो खुशी है कोर्ट से राहत की, क्योंकि बीजेपी नेता और पूर्व भारतीय कुश्ती संघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है। नाबालिग से यौन उत्पीड़न के मामले को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बंद कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। इसका मतलब है कि अब इस मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी। कोर्ट के इस फैसले के बाद ब्रजभूषण शरण सिंह अयोध्या पहुंचे और हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। इस दौरान ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता है, और इसलिए जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो किसी से कम नहीं। कांग्रेस इसमें मुख्य किरदार की भूमिका में थी और उसमें सबसे बड़ी किरदार की भूमिका में थी हुड्डा फैमिली। वही प्रियंका जी को गुमराह किए। आम आदमी पार्टी भी खटिया चारपाई बहुत सप्लाई करती थी, तो उनका भी सत्यानाश हो गया। कोर्ट के इस फैसले पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि मुझे पहले ही लग रहा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ साजिश है। नहीं, माननीय अदालत का फैसला है, सराखों पर है। देखिए, कभी कभी बहुत असमंजस की स्थिति पैदा होती है और खास तौर पे प्रतिपक्ष जब किसी चीज को हवा देता है, और उस समय भी हम लोगों ने यही कहा था कि हमारे सांसद पर जो आरोप लग रहे हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे प्रायोजित हों। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 15 जून 2023 को एक 550 पन्नों की रिपोर्ट अदालत में पेश की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि जांच के दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। पुलिस ने ये भी उल्लेख किया कि नाबालिग पहलवान और उसके पिता ने मजिस्ट्रेट के सामने अपने पहले के आरोपों को वापस ले लिया है। इसके आधार पर पुलिस ने मामले को बंद करने की सिफारिश की थी। ब्यूरो रिपोर्ट के लिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और पीएम मोदी का गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। कच्छ जिले के भुज शहर में रैली के दौरान उन्होंने पाकिस्तान पर एक बार फिर से प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के लोगों को तय करना है कि वो शांति से रहें, वरना भारत की गोली तो है ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान सरकार और उसकी सेना पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा ये लोग आतंकवाद को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। पाकिस्तान के युवकों को तय करना होगा, पाकिस्तान के बच्चों को तय करना होगा, क्या ये रास्ता उनके लिए ठीक है? पीएम मोदी ने पाकिस्तान के लोगों से कहा कि वे शांति से रहना चाहते हैं या भारत की गोली खाना चाहते हैं, ये उन्हें तय करना है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। पीएम मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। गुजरात के कच्छ जिले के भुज शहर में पीएम मोदी ने रैली की।
इस दौरान ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी ने पाकिस्तान को साफ शब्दों में चेतावनी दी है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एक तरफ पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री मोदी समेत तमाम बीजेपी के नेता हमलावर हैं, तो वहीं पर इस मुद्दे पर सियासत भी जारी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर तंज कसा है और कहा है कि जब संकट का दौर आता है तो अपने पराइयों की निडर और कायरता का पता चल जाता है। संकट का दौर आता है किसी व्यक्ति पर, किसी परिवार पर, किसी समाज पर, किसी देश पर, तो अपने पराये की और निडर और कायर की पहचान हो जाती है। अभी 22 अप्रैल को देश पर एक संकट का समय आया, पूरा देश दहल गया। किस तरह से 26 निर्दोष सैलानी टूरिस्ट आतंकियों के हाथ मारे गए पहलगाम में। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात दौरे पर मेक इन इंडिया पर भी जोर दिया। गांधीनगर में पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। इसके लिए जरूरी है कि हम विदेशी सामानों का उपयोग बंद करें। गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं। व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है। कुवैत में ओवैसी ने पाक पीएम शहबाज शरीफ और पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर पर तंज कसा। उन्होंने दोनों को जोकर और बेवकूफ कहा है। वहीं फतेहपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि पाकिस्तान पीओके को अगर हमारे हवाले नहीं करता तो युद्ध होगा। कुवैत में AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ मुनीर पर तंज कसा। पाक सेना प्रमुख की तरफ से पीएम शहबाज शरीफ को गिफ्ट की गई फोटो का जिक्र करते हुए ओवैसी ने कहा कि ये बेवकूफ जोकर भारत से मुकाबला करना चाहते हैं। Yesterday, the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. ओवैसी ने पाकिस्तान पर तंज कसते हुए कहा कि नकल करने के लिए अक्ल भी होनी चाहिए, मगर इन नालायकों के पास अक्ल भी नहीं है। अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू के बैठता था, तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए। इन नालायकों को अकल भी नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीओके को अगर हमारे हवाले नहीं करता तो युद्ध होगा। कि अगर बिना युद्ध अगर पाकिस्तान हमको सौंपता है तो युद्ध होगा नहीं, लेकिन पाकिस्तान अगर हमको पीओके नहीं देता है तो पाकिस्तान के साथ युद्ध करना ही होगा। ये भारत के तमाम लोगों की भावना है और मेरी पार्टी की भी सूचना है कि भाई एक बार पाकिस्तान के साथ आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। पाकिस्तान के आतंकवाद से रिश्तों को लेकर जहां भारतीय डेलीगेशन विदेशों में उसकी पोल खोल रहा है, वहीं देश में भी पाकिस्तान की नापाक हरकतों के खिलाफ लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
और यूपी एक्सप्रेसवे का नया रिकॉर्ड बना रहा है। राज्य में 9 एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव तैयार है। प्रदेश में भी 6 एक्सप्रेसवे पर आवाजाही हो रही है और 6 एक्सप्रेसवे निर्माणाधीन है। और बताया जा रहा है कि नए एक्सप्रेसवे 20,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होंगे। इस प्रस्ताव से यूपी एक्सप्रेसवे का जाल कहां जाने लगेगा, ये भी आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश बनाने की दिशा में तेजी से काम चल रहा है। वो दिन दूर नहीं जब यूपी को एक्सप्रेसवे का जाल कहा जाएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ सरकार की ओर से लगातार प्रदेश में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। अब तक प्रदेश में 6 एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो चुका है। इस पर वाहन तेज रफ्तार में दूरी तय करने लगे हैं। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे। यूपी में 6 और एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रक्रिया को पूरा कराया जा रहा है, जिसकी लंबाई 1000 से ज्यादा किलोमीटर की है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, चित्रकूट लिंक, दिल्ली सहारनपुर एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, लखनऊ कानपुर। अब प्रस्तावित 9 एक्सप्रेसवे में 7 का निर्माण यूपिटा के जरिए कराए जाने की तैयारी है। लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे, फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, जेवर झांसी विंध्य, मेरठ हरिद्वार लिंक एक्सप्रेसवे, चित्रकूट रीवा लिंक एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी, गोरखपुर शामली। इन 9 एक्सप्रेसवे के निर्माण में 20,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये एक्सप्रेसवे यूपी की तस्वीर को बदलने वाले होंगे और इस तरह यूपी में एक्सप्रेसवे की संख्या 12 से बढ़कर 21 हो जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आम तो हो सकता है आपने कई तरह के खाए होंगे, लेकिन पश्चिमी यूपी का एक अनोखा आम ऐसा है जिसका इंदिरा गांधी भी मुरीद रही हैं और आम का नाम है स्टॉल। आपको बता दें कि अब आम की इस वैरायटी को, जिसका नाम है रटौल, पहचान काफी ज्यादा उसकी बढ़ गई है। इस आम की वजह से अब बागपत के रटौल गांव के चर्चे 7 समंदर पार भी होने लग गए हैं। देखिए, बागपत के रटौल गांव में आम की खुशबू को वैश्विक पहचान मिल गई है। आम की इस वैरायटी को अब जीआई टैग मिल गया है। रटौल आम सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में पश्चिम यूपी में ही पाया जाता है, इसलिए आम की इस वैरायटी को जीआई टैग दिया गया है। रटौल का जो ओरिजिनेट है वो रटौल कस्बा है, जो आजकल जनपद बागपत में है। पहले ये जो हिस्सा था मेरठ का ही था। बागपत जिला बनने के बाद जो मेरठ में आम की फल पट्टी है, एक तो 2 फल पट्टी है, एक तो शाहजहाँपुर किठौर वाला एरिया है और एक ये पश्चिम साइड में जानी खुर्द वाला इलाका है जो बागपत से लगता है। तीसरी जो आम फल पट्टी थी वो खेकड़ा पिलाना ब्लॉक की थी, जिसमें जो हमारा रटौल कस्बा भी आता है। तो रटौल बेसिकली ओरिजिनेट है हमारा बागपत से। यहीं से बताया जाता है कि पाकिस्तान में भी यहीं से इसकी कलम गई थी। वैश्विक पहचान रखने वाले वेस्ट यूपी के रटौल आम की जड़ें तो हिंदुस्तान में हैं, लेकिन बंटवारे के वक्त कुछ पौधे यहाँ से ले जाने वाले पाकिस्तानी इसे अपने यहाँ अनवरी रटौल के तौर पर बताते हैं। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी भी इस आम के मुरीद रह चुके हैं। और इसमें कम गुद्दा बोलते हैं जिसको, कम निकलता, गुठली इसकी थोड़ी मोटी होती है। टेस्ट बहुत अच्छा है। देखिएगा, इंदिरा जी थी, इंदिरा जी कोई जमीन से ऐसे तो जुड़ी हुई नहीं थी कि उनको बागों के बारे में पता हो, इन फसलों का पता हो। ये एक कड़वी सच्चाई है। उन लोगों को भेंट करते थे जाकर। रटौल बिल्कुल दिल्ली के पास था, वहाँ से भी जाते होंगे, कुछ पॉलिटिकल लोग भी थे वहाँ। अटल जी के लिए भी जाते थे, चौधरी चरण सिंह तो वहाँ हर चीज़ को जानते थे। रटौल आम का साइज छोटा जरूर है, लेकिन मिठास और खुशबू ऐसी है कि भुलाए नहीं भूलती। बागपत के रटौल गांव में एक दौर ऐसा भी हुआ जब आम की दावत खाने के लिए देश के दिग्गज लोग आते थे। इसके अलावा गांव से दिल्ली में प्रधानमंत्री को भी रटौल का आम भिजवाया जाता था। रटौल आम समूचे विश्व में अपनी धाक रखता है।
हालांकि रटौल आम बागपत में होता है, बागपत में एक गांव का नाम रटौल है, इसीलिए उसका नाम रटौल पड़ा, लेकिन रटौल आम की खुशबू खींच लाती है। उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।